हेलो भाई लोग, एएस डिफेंस चैनल में आपका स्वागत है। जो दोस्तों एनटीपीसी का 12th लेवल का एग्ज़ाम चल रहा है उसके लिए मैं महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं दोस्तों। 8 अगस्त से लेके 14 अगस्त के बीच में जितने एग्ज़ाम हुए हैं उसके आधारित पर मैं प्रश्न लाया हूं और आगे के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है दोस्तों, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ओके, आप लोग देखिए, आप लोग को एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए जरूर पक्का मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे बोल रहा हूँ मिलेगा तो मिलेगा। ठीक है, सभी प्रश्न में अच्छे से खोज कर बढ़िया क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं एमसी की क्वेश्चन नहीं लाया हूँ, मैं आपके लिए 40 केवल इसी तरह का लाया हूँ कि आपका समय बचे और आप लोग जल्दी से ये देख ले। कम से कम 10-15 मिनट की वीडियो होगी। ठीक है दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। भारत में सर्वप्रथम औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? बताइए दोस्तों, किस वर्ष में? 1948 में। ठीक है, दूसरा देखिए दोस्तों, अर्जित कुल राजस्व और कुल लागत का फर्म का लाभ होता है किसी अंतर में। ठीक है दोस्तों, जो ये 9 मई 2022 को आया हुआ है। एकाधिकार तथा प्रतिबंध धनात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम MRTP किस वर्ष प्रवाही हुआ? तीसरा है दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 9 मई 2022 को आया हुआ है। ये 1970 में हुआ था। ठीक है, चौथा देखिए दोस्तों, कौन सा तत्व किसी साधारण अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रभाव में शामिल नहीं है? कौन है वो दोस्तों? मूल्यह्रास है। ठीक है, मूल्यह्रास। ओके, आइए पांचवा देखिए, प्रयासशीलिंग, ठीक है, का क्या अर्थ है? बताइए दोस्तों, क्या अर्थ है? वस्तुओं या सेवाओं पर ऊपरी कीमत सीमा का अधिरोपण है। ठीक है दोस्तों, पांचवा का हो गया। छठवा देखिए दोस्तों, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम का पारित किया गया था, जो ये आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 13 जून 2022 को आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, जो ये 1969 को हुआ था। ठीक है, आइए सातवां देखिए, एक दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य कार्य 5 वर्ष में राष्ट्रीय आय में लगभग कितनी वृद्धि करना था? 25% की। ओके दोस्तों, 25% थी। आठवां देखिए दोस्तों, कौन सा नगद आरक्षित अनुपात पद को उचित तरीकों से परिभाषित करता है? जमा का वह प्रतिशत जो किसी बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास नगद आरक्षित कैश रिजर्व के रूप में रखना होता है। ठीक है दोस्तों, आइए नौवा देखिए दोस्तों, किसी निर्दिष्ट समयावधि में किसी देश की वस्तुओं के निर्यात मूल्य और आयात मूल्य के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? व्यापार संतुलन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, 10वां देखिए दोस्तों, भारत में 2000 से पहले कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू हुआ था? दोस्तों, ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना हुआ था। ठीक है, 11 नंबर देखिए दोस्तों, किसी चार के नियोजित मूल्य के विपरीत उसके वास्तविक या साधिक मूल्य को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? यथार्थ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए 12 नंबर देखिए, मानव विकास सूचकांक HDI 2020 के अनुसार भारत किस श्रेणी में आता है? किस श्रेणी में आता है दोस्तों? मध्य मानव विकास में आता है। ओके, 13 नंबर देखिए, भारत में हरित क्रांति के विशेषताएं क्या है? कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का अधिक एवं उचित उपयोग है। ठीक है दोस्तों, आइए 14 नंबर देखिए, तब होता है जब सरकार के कर लगाने खर्च करने या उधार लेने के निर्णय का अर्थव्यवस्था पर कोई शुद्ध प्रभाव नहीं पड़ता है, यह इसके लिए अभिप्रेत नहीं होता। क्या है? राजकोषीय तटस्थता है। ठीक है, आइए 15 नंबर पर चलते हैं। देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में कहा गया कि आर्थिक विकास का लाभ समाज के अपेक्षाकृत कम विशेष अधिकार प्राप्त
वर्गों के अधिक से अधिक मिलना चाहिए। कौन कहा है? दूसरी पंचवर्षीय योजना ने कहा है। ठीक है दोस्तों, 16 नंबर देखिए, नीति आयोग के नीति का अर्थ है क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है दोस्तों, ये 17 जनवरी 2017 को आया हुआ है। ठीक है, आइए 17 नंबर देखते हैं। मांग वर्ग लोचदार होता है और यह बेलोचदार होता है होने पर क्या होता है? सीमांत राजस्व का मान धनात्मक होने पर सीमांत राजस्व का मान ऋणात्मक। ठीक है, 18 नंबर देखिए, वह चक्र जो उत्पादन के उन स्तरों को दर्शाता है जो अधिकतम लाभ अर्जित करने वाली कोई फार्म बाजार मूल्य विभिन्न मानों पर उत्पादन के चुनौती है, उस फर्म को क्या कहा जाता है? आपूर्ति वर्ग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, 19 नंबर देखिए, मानव विकास सूचकांक के स्वास्थ्य घटक को द्वारा मापा जाता है। क्या है वो दोस्तों? जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। ठीक है, चलिए आइए देखिए 20 नंबर, किस योजना के अंतर्गत नामिक राज्य लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्नों की खरीद, भंडार और वितरण करते हैं? कौन है वो? ये दोस्तों CBT 2 16 जून और 2022 को आया हुआ है। ये है विकेंद्रीकृत खरीद योजना। ठीक है, 21 नंबर देखिए, 1940 के दशक में तैयार की गई कौन सी रिपोर्ट विशेषण रूप से कृषि मूल्यों पर आधारित थी? कृषि माचारी रिपोर्ट पर थी। ठीक है दोस्तों, आइए 22 नंबर देखते हैं, अन्य मुद्रा के पदों में किसी मुद्रा के मूल्य को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? विदेशी विनिमय दर। ठीक है, ओके दोस्तों, चलिए 23 नंबर देखिए दोस्तों, बैंकिंग प्रणाली में धन का विस्तार या संकुचन करने और ब्याज दरों पर प्रवाहित करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा की जाने वाली सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री को संदर्भित करता है। क्या है वो? खुला बाजार परिचालन है। ठीक है दोस्तों, 24 नंबर देखिए, राजकोषीय घाटे की परिभाषा क्या है? दोस्तों, ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता है। ठीक है, 25 नंबर देखिए, भारत में आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू किया गया था? किस साल किया गया था? 1991। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अब 26 नंबर पर, रोजगार स्तर को बढ़ाने, गरीबी निधनता को कम करने और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से 1974 से 1989 की अवधि के लिए भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में किसी भी समय पूर्णकालिक उप गवर्नर की अधिकतम संख्या हो सकती है? कितनी हो सकती है? 4। 28 नंबर देखिए, समाज के समाजवादी पैटर्न की स्थापना का आह्वान करने वाली दूसरी पंचवर्षीय योजना को सामान्य तौर पर कहा जाता है? क्या कहा जाता है? महालनोबिस योजना कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, 29 नंबर देखिए, का कार्य हर समय बैंकों को उधार देने के लिए तैयार रहना और इसलिए इसे अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक कहा जाता है। 30 नंबर देखिए, के कारण अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र यू आकृति होता है? क्या होता है? परिवर्ती अनुपात के नियम होता है। ठीक है, 31 नंबर देखिए, विश्व अर्थव्यवस्था के बढ़ते खुलेपन, प्रगतिशील आर्थिक अन्योन्याश्रयता और गहन आर्थिक एकीकरण से संबद्ध प्रक्रिया है। क्या है? क्या है दोस्तों? वैश्वीकरण। ठीक है, वैश्वीकरण। 32 देखिए दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना में बुनियादी एवं भारी उद्योगों की स्थापना पर जोर दिया गया ताकि तीव्र औद्योगिकरण, आत्मनिर्भरता और प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक ठोस आधार स्थापित किया जा सके? कौन है वो? दूसरी पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, 33 नंबर देखिए, MFI के लिए
विकास निधि का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। ठीक है। 34 नंबर देखिए, किस इकाई को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों का निर्वहन और शक्तियों का प्रयोग करने के पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला के रूप में माना जाता है? कौन है दोस्तों? ग्राम सभा है। ठीक है। आइए 35 नंबर देखिए दोस्तों, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। 36 का देखिए, भारत सरकार द्वारा देश के सतत कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए किस वित्तीय संस्था की स्थापना की गई थी? नाबार्ड थी। ठीक है दोस्तों। 27 नंबर देखिए, भारत में 37 नंबर, भारत में राष्ट्रीय आय को किसके पदों में मापा जाता है? बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में बांटा जाता है। ठीक है, मापा जाता है। 38 का देखिए दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? देश का कृषि विकास था। ठीक है। 39 का देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1956 से 61। 40 नंबर, किसी सरकारी संस्था द्वारा व्यक्तियों या निगमों पर लगाए गए अनिवार्य योगदान को किसी रूप में जाना जाता है? कर के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं आपके लिए 40 क्वेश्चन लाया था जो 11 मिनट की थी। ठीक है, 11 मिनट का वीडियो बना हुआ है, आप लोग देखिएगा। ठीक है दोस्तों, आपके लिए आपका मैं ज़्यादा समय नहीं लिया हूँ। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक पर। जय हिंद, जय भारत।